हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये है लेक्चर 4। अगर आपने इसके पहले के 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। छोटे छोटे वीडियोस हैं, लेकिन वो आपको फिल्म्स को क्लियर करने में यूपीपीसीएस और आरओ का बहुत हेल्प करेंगे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हिंदी के बारे में। चाहे आप यूपीपीसीएस के सीसैट सेक्शन की बात करें, चाहे आप आरओ की हिंदी की बात करें, उसमें तो 60 नंबर की हिंदी आती ही आती है पहले पेपर में, जहाँ पर आपको 140 का जीएस देखने को मिलता है एंड 60 मार्क्स की हिंदी होती है। और अगर आप यूपीपीसीएस की बात करोगे तो इसमें जो पेपर 2 होता है सीसैट का, उसमें आपको 20-22 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन तक हिंदी के देखने को मिलते हैं। सो किन चीज़ों का ध्यान रखना है? यूपीपीसीएस में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आरओ में नहीं आते हैं। उसके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, जैसे उपसर्ग प्रत्यय वगैरह है, ये आपको आरओ में देखने को नहीं मिलेगा। जबकि आरओ में आपके पर्यायवाची हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, विशेषण विशेष्य हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, ये आपको टॉपिक देखने को मिल जाते हैं आरओ में, जबकि ये यूपीपीसीएस में भी आते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यूपीपीसीएस में संधि विच्छेद आता है, यूपीपीसीएस में समास आता है, जबकि आरओ में ये आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो अब इसमें मेन चीज़ क्या है? इसमें मेन चीज़ ये है कि जो ओवरलैपिंग वाले टॉपिक्स हैं, जैसे कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे कि विलोम शब्द, जैसे कि वाक्य एवं वर्तनी अशुद्धि, जैसे कि पर्यायवाची, जैसे कि तत्सम तद्भव, जैसे कि विशेषण एवं विशेष्य, इनको आपको ढंग से तैयार करना है, क्योंकि ये आरओ में भी आएंगे 60 नंबर का, एंड इसके अलावा यूपीपीसीएस के सीसैट में भी आते हैं। जो उपसर्ग प्रत्यय हो गया, संधि विच्छेद हो गया, समास हो गया, इनका एक एक दो दो क्वेश्चन इनके देखने को मिलते हैं आपको। तो इनको आपको अलग से यूपीपीसीएस के लिए पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो ओवरलैप वाले टॉपिक्स हैं उनको आप पहले तैयार करेंगे। अब इसमें भी अगर आपको 60 में से 55 नंबर स्कोर करने हैं आरओ में कम से कम, अगर पेपर पूरा सही बनता है तो आप इसमें 57-58 नंबर भी सही कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन अगर आपके गलत हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके नंबर कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 55 बहुत आराम से डुएबल होता है। अब इसमें किया क्या जाए? पहले कौन से टॉपिक्स अगर आप करते हो तो आपको हेल्प मिलेगी। देखो, जो विलोम शब्द है ना, उसको कई बार पढ़ के 5-6 बार 10 बार अच्छे से पढ़ो। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। उसमें अगर आपको मैं पिन पॉइंट करके अगर बताऊं तो 50 से 100 या आप कह सकते हो 80-90 इसके बीच में ही शब्द हैं जो टफ हैं, उन्हीं से घूम फिर करके पूछेगा। इसके अलावा जितने शब्द हैं वो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी आप उसका उल्टा बता ले जाओगे, विलोम बता ले जाओगे। मतलब इतने ईजी शब्द हैं। लेकिन जो 80-90 में आपको बता रहा हूँ ना कि इतने हैं कम से कम, उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो अभी आपके पास टाइम बहुत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी। लेकिन अगर आप विलोम शब्द पहले से पढ़ लेंगे और उसको आप 2-3 बार कायदे से रिवाइज कर लेंगे तो वो टॉपिक आपका गलत नहीं होगा और आपको 10 मार्क्स देके जाएगा आरओ में, ठीक है। और आपके 1 से 2 क्वेश्चन यूपीपीसीएस के सीसैट में भी आएंगे, तो इसको पहले तैयार कर लो। विलोम अगर एक भी गलत हो रहा है तो आपकी बहुत बड़ी ब्लंडर है वो, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी व्यक्ति ने जो भी आरओ देने वाला है, यूपीपीसीएस देने वाला है, अगर आपने अभी विलोम शब्द को तैयार नहीं किया है या उसमें कहीं ना कहीं अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं आप इसको इंप्रूव करिए और पहले इंप्रूव कर लीजिए। दूसरा टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसमें कुछ 100 के आसपास ऐसे हैं जिनमें जो ऑप्शंस होते हैं ना, अगर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएं तो जो सही आंसर होगा और जो गलत आंसर होगा उसमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होगा। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो वो जो ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, आपको वो वाले पहले पढ़ने हैं। जो एकदम ईजी है, जिसमें आपने सेंटेंस पढ़ा, वाक्यांश पढ़ा और आपको उसमें समझ में आ जाए कि ओके ठीक है, यहाँ पर इसमें ये आंसर होगा इसका, ये इन्होंने जो एक लाइन लिखी है इसका ये आंसर हो सकता है ऑप्शन में, अगर तो वो आपको इतना इजीली ऐसे एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं वही वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द आते हैं। इसको भी रट करके खत्म करिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द ऐसी चीज है कि अगर आपने इसको बार बार पढ़ा तो वो कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं करता है। विलोम ऐसी चीज है कि अगर आपने इसको बार बार पढ़ लिया तो ये कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं करेगा। आपने अगर तत्सम तत्व विशेषण विशेष की बात की जाए तो उसमें आप 4 बार भी पढ़ लेंगे, 6 बार भी पढ़ लेंगे, फिर भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं एक दो गलती कर जाए, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन उसमें आपको समझनी पड़ती हैं चीज़ें। तत्सम तद्भव और विशेषण विशेष की जब बात आती है, विलोम और वाक्यांश में आपको इतना कोई समझना नहीं पड़ता। उसमें बार बार आप जितना रिवाइज कर ले जाएंगे, रट ले जाएंगे, आपका काम बन जाएगा। जो वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि है, उसमें हमेशा सेंटेंस को पढ़िए संभाल कर, उसको थोड़ा सा मन में दोबारा से बोलिए। तो जब आप बोलेंगे तो आपको उसमें थोड़ा सा उसमें जो एरर है वो आपको खनकेगी। अगर आपने कहीं ना कहीं सेंटेंस को ढंग से पढ़ा है पहले कभी, या अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं या आप साहित्य वगैरह की कुछ ना कुछ चीज़ें हिंदी में पढ़ते रहते हैं, जैसे अगर आप न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ रहे हैं और कोई मैगजीन वगैरह फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर ले जाओगे कि ये कुछ अटपटा सा लग रहा है, तो उसको आप उसको सर्कल कर लो और वहीं पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान से, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ देखो, तो आप देखोगे कि सही कर पा रहे हो। दूसरी चीज़, वाक्यांश और विलोम शब्द तो ऐसे हैं कि आपने ऐसे ही देख देख के पढ़ लिया, काम चल गया। लेकिन वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि की जब बात आएगी तो इसमें भी जब बात आएगी वाक्य शुद्धि की, तो वाक्य शुद्धि को आप अगर बार बार नहीं भी लिखते हो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो वर्तनी शुद्धि है, मतलब जिसमें सिर्फ एक शब्द आता है और उसमें आपको बताना होता है, जैसे मान लीजिए कि एक है आद्योपांत और एक है अद्योपांत, ठीक है, या है जैसे कि अधिकारिक और आधिकारिक, तो इसको आप लिख के देखिए। एक शब्द है, अगर इस शब्द को सही वाला जो शब्द है अगर आपने उसको 10 बार लिख लिया, आपका कभी लाइफ में गलत नहीं होगा। आरओ के एग्जाम की बात तो छोड़िए, तो जितनी भी वर्तनी शुद्धि वाली चीजें हैं ना, उनको बार बार लिख के देख लीजिए। ऐसे आपको 100-150 शब्द कम से कम मिलेंगे जिनमें थोड़ा वर्तनी का इशू होता है
किसी में आ की मात्रा लगेगी, किसी में चंद की बिंदी लगेगी, तो उनको बार बार देख लीजिए। गांधी कैसे लिखा जाएगा, आंख कैसे लिखा जाएगा, किसमें अनुस्वार लग रहा है, किसमें नहीं लग रहा है, किसमें हलंत लग रहा है, किसमें नहीं लग रहा है। तो ये जब आप 10-15 बार 20 बार लिख लेंगे ना, तो फिर आपका ये गलत नहीं होगा। इसके बाद आपका आता है तत्सम तद्भव और विशेषण विशेष्य। विशेषण और विशेष्य और विशेषण, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए। विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। विशेष्य जिससे बनता है, विशेषण जो बता रहा है मेन विशेषता, तो आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि जो विशेषण जो उसमें दिया गया है वो कैसे बना है और किससे, मतलब अगर आप, जैसे आपको मान लीजिए कि मोटा मोटा अगर एक रफली लैंग्वेज में आपको समझाऊं, दो शब्द दिए गए हैं, अब उसमें आपको नहीं पता कि कौन सा विशेषण है कौन सा विशेष्य है, तो उसमें एक दोनों में से किसी एक को भी अगर आप आइडेंटिफाई कर ले गए कि यार ये इससे बना है, तो दूसरा वाला आप निकाल ले जाओगे। आप समझ रहे हो। ऐसे ही तत्सम तद्भव है, तत्सम तद्भव में दोनों में पूछा जाएगा कि कौन तत्सम है कौन तद्भव है, तो दोनों में से एक निकाल ले जाओ। अब चाहे आप रिवर्स वे में करो, चाहे आप डायरेक्ट जानते हो कि ये तत्सम है, इसका ये तद्भव होगा, ये तद्भव है, इसका तत्सम ये होगा। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि जो आपके तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं, वो थोड़ा सा आपके ट्रेडिशनल जो शब्द आपको देखने को मिलते हैं ना, जैसे तेज और तीव्र। अब तेज जो है वो तद्भव हो गया, लेकिन जो तीव्र है वो आपका तत्सम हो गया। जो आपको एकदम आप कह सकते हो फॉर्मल लैंग्वेज देखने को मिलती है ना हिंदी की, वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। तो ये आपको उस समय पढ़ते टाइम ध्यान देना है। अच्छा, तत्सम तद्भव और विशेषण विशेष्य, जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके नोट्स आपके पास होने चाहिए। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और नोट्स अगर आपके पास होंगे तो जो आपको एग्जाम पहला वाला होगा जीएस का, उसके बाद जब हिंदी का पेपर होने के पहले टाइम मिलेगा, गैप मिलेगा, इंटरवल होगा, तो उस समय सर्दी में अच्छा खासा टाइम होगा, दिन होगा, धूप निकली होगी, नहीं भी निकली हो, तो आप उस 1 घंटे में 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हो चीज़ों को, अगर आपके पास नोट्स हैं, और वो आपको पूरे पूरे नंबर दिलाएगा। लास्ट टॉपिक जो होता है ना, वो है पर्यायवाची। अब जिसका पर्यायवाची का टॉपिक स्ट्रॉन्ग है वो तो पहले ही पढ़ भी रखा है आपने, क्योंकि एक बार ये एग्जाम हो भी चुका है 11 फरवरी को, तो बेशक आपने तैयार किया हुआ था। लेकिन जिसने तैयार नहीं भी किया है ढंग से, या जिसको प्रॉब्लम होती है, उसको क्या ध्यान रखना है, उसको ये ध्यान रखना है कि पहले जो पर्यायवाची शब्द एग्जाम में यूपीपीएससी पूछ चुका है, मैंने क्या बोला, यूपीपीएससी पूछ चुका है। अब चाहे वो यूपीपीएससी में आए हो, चाहे वो आरओ के मेंस में आए हो, चाहे वो आरओ को प्री में आए हो, सिर्फ उन्हीं को घुमा फिरा करके पढ़ लो, 10 नंबर कहीं नहीं गए। और ये आज बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड कर सकते हो आप चाहो तो इसको, जब एग्जाम हो तो बैठ के मिला लेना, उसी से घूम फिर करके आएंगे। अगर आपने, जैसे मान लीजिए कि एपीएस का एग्जाम आपने दिया, अब एपीएस में मान लीजिए कि हिंदी के 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, उसमें देख लीजिए कि कोई पर्यायवाची पूछा गया है क्या। अगर 2 पर्यायवाची पूछे गए, आप एक बार मिला करके देख लीजिए। आप यूपी पीसीएस का सीसेट का पेपर उठाइए, पिछले 6-7 साल का, 8 साल का, 16 से लेकर के 23 तक का उठा लीजिए। उसमें देखिए कि जो पर्यायवाची उसमें आए हुए हैं, क्या वो कभी आरओ में आए थे, और जो आरओ के प्री मेंस में आ रहे हैं, क्या वो कभी यूपी पीसीएस के सीसेट वाले पेपर में आए थे। रिजल्ट आपको खुद मिल जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्मार्ट मेहनत करो। जब आयोग घुमा फिरा करके वही वाले पर्यायवाची पूछ रहा है, तो आप क्यों इधर उधर के फालतू के पढ़ रहे हो, जो कभी एग्जाम में ऐसे आए ही नहीं है। हर समय नेगेटिव भी नहीं सोचते हैं कि अरे इसके बाहर से आ गया तो, इसके बाहर से आ गया तो। भाई कितने बाहर से आ जाएंगे, मान लो एक बाहर से आ जाएगा, उसके चक्कर में 4 किताबें थोड़ी ना पढ़ोगे, उसके चक्कर में किसी कोचिंग के 20 टेस्ट ऐसे थोड़ी ना लगाओगे जिसमें चारों ऑप्शन या वो ऐसा पर्यायवाची दे रहे हैं जो कभी पूछा ही नहीं है, कभी आपने देखा ही नहीं है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 नए आएंगे, छोड़ देना उनको, बाकी तो सही कर सकते हो ना, और कम मेहनत में कर सकते हो। तो उनको जो मैंने आपको चीज़ बताई है, जो पीवाईक्यू में रिपीट हुए हैं, उनको ढंग से पढ़ लो। इसमें आपको बहुत ही मेन मिलेंगे, कुछ कुछ देवी देवताओं के नाम मिलेंगे, कुछ कुछ नदी, जैसे नदी है वगैरह है, इनका मिलेगा, नदी का, गंगा का, ये सब पूछता है। कुछ कुछ आपको इस तरह के मिलेंगे, जैसे सारंग हो गया, ब्राह्मण हो गया, या आपका जानवर कुछ कुछ हैं, जैसे आपका सिंह हो गया, हिरन हो गया, या आपका जो ये होता है भ्रमर, अली षटपथ, तो इसके आपको देख लेने हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनका बहुत बार पूछ चुका है, तो वो पूछ सकता है। पर्यायवाची किसी किसी को थोड़ा टाइम लग सकता है समझने में, कि देखो लिंक होता है, जैसे कि कुछ शब्द आपने याद किए, जैसे मान लीजिए कि सूर्य है। अब सूर्य की अगर आपको मालूम है तो सूर्य की पुत्री किसे कहते हैं, ये आप इजीली निकाल ले जाओगे। अब जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी है तो धरणी, तो पृथ्वी के अगर आपको मालूम है तो फिर पृथ्वी से रिलेटेड जितने हैं वो आप जान जाओगे। अग्नि का अगर आपको मालूम है तो अग्नि से रिलेटेड जितने हैं वो आप जान जाओगे। तो इस तरीके से आपको मिला मिला करके पढ़ना है। एंड जब भी कभी पर्यायवाची आप पढ़ो तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहो। पर्यायवाची में लिखोगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पर्यायवाची एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसमें नोट्स बना ले जाते हो तो हेल्प बहुत मिलेगी। तो 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें नोट्स नहीं बनाओ तो चलेगा, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए 1 शब्द। बाकी के जो 4 टॉपिक है उसमें आपको कायदे में नोट्स बनाने चाहिए, और क्योंकि अभी टाइम बहुत है तो कायदे में सबको बनाने चाहिए। रही बात सोर्स की, सोर्स में देखो परेशान मत होना, बहुत सारे मतलब 90-95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिकोड एग्जाम कर रखी है, वो कर रखी है तो उसी को रिवाइज कर लो। उसके अलावा अगर आपने, जैसे किसी ने वो नहीं किया, किसी ने हरदेव बारी की है तो आप उससे कर लो, वासुदेव नंदन वाली किसी के पास किताब है अगर तो उसको कर लो। एक बात ध्यान रखना, आयोग स्टैंडर्ड सोर्स को मानता है। 1-2 गलतियां, 4 गलतियां हो सकती हैं कहीं पर भी, लेकिन पढ़ना आपको स्टैंडर्ड सोर्स चाहिए। साथ में कोई कोर्स पढ़ लो आप, बुरा नहीं है उसमें, लेकिन स्टैंडर्ड सोर्स तो आपको आना ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, डायरेक्ट हिट हो जाता है। तो अगर आपको लेना हो और आपका ये हो कि यार मुझे अभी पढ़ना है और अभी टाइम है और मैं कर लूंगा या कर लूंगी,
तो आप हरदेव भारी ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में और भी कई किताबें हैं, उनसे भी आप पढ़ लो, दिक्कत कुछ नहीं है। सिर्फ ये बात ध्यान रखना, जो पढ़ो वो सही होना चाहिए, जो पढ़ो। क्योंकि अगर आपने कोई शब्द पढ़ा, जैसे आपने विलोम पढ़ा कोई, और वो अगर गलत दिया हुआ है और एग्जाम में आ गया, तो क्या करोगे? और बाद में इतना रिग्रेट होगा आपको कि यार ये तो क्वेश्चन तो मुझे पता था कि इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ा था, उसके बाद एग्जाम में भी ये आ गया, इतना मेरा लक अच्छा था, और उसके बाद ही मैं गलत करके आया हूँ या आई हूँ। तो ये गलती आपके साथ नहीं होनी चाहिए। तो सोर्स आप अपना देख लो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास एस कुमार वाली किताब है, या उनको अगर मिल जाती है कहीं से भी, PDF मिल जाए या कुछ भी, तो उससे पढ़ लो। लेकिन ध्यान रखना कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले उसको टारगेट करो 6 के 6 टॉपिक्स में। और जो UPPCS वाले हैं वो संधि वाला टॉपिक है, संधि विच्छेद। इसके अलावा जैसे 5-6 टाइप की जो संधि है उसको आपको देख लेना है कि दीर्घ संधि क्या होती है, गुण संधि क्या होती है, यण संधि क्या होती है, व्यंजन संधि क्या होती है, अयादि संधि क्या होती है। समझ रहे हो? एक क्वेश्चन रखा रखाया मिलेगा तो वो आपको तुरंत नंबर दिलाएगा। समास का एक क्वेश्चन आता ही आता है। द्विगु समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है, अवयवी भाव समास क्या होता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ पे आते हैं। मतलब हर साल का रिकॉर्ड है भाई कि 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो बाकी के मैंने टॉपिक्स आपको 6 बताए उनसे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। पर्यायवाची कभी कभी 2-3 आ जाते हैं। उपसर्ग प्रत्यय जरूर पढ़ लेना UPPCS वाले, वो अलग से क्वेश्चन आता है। कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, एक उपसर्ग का आ जाता है, एक प्रत्यय का आ जाता है, और उसमें कंफ्यूजन भी बहुत क्रिएट होता है। इसके अलावा जो पैसेज वगैरह आता है वो UPPCS में आता है, वो RO में नहीं आता है। तो जितने RO वाले हैं वो 60 नंबर में 55 नंबर मतलब उनको हर हालत में लाने चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी कभी आप टेस्ट सीरीज दोगे, फुल लेंथ टेस्ट दोगे, तो फुल लेंथ टेस्ट जब आप दोगे तो उसमें आपके GS में नंबर अगर थोड़ा बहुत कम आते हैं, समझ में आता है कि चलो हिंदी GS वीक है, या उसमें चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, अभी आप रिवीजन कर रहे हैं, अभी आपके सब्जेक्ट्स में कुछ रिवीजन कम हो गया, रह गया है, या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं किए हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंडप करनी है, या उसकी जो लेंथ एंड विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें ये एक्सेप्टेबल है कि आपके नंबर कम आ रहे हैं। हिंदी में 55 नंबर सबके आने चाहिए कम से कम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फुल लेंथ टेस्ट दिया, GS में आपके बन रहे हैं 50-60 कुछ भी, 70 बन रहे हैं, 80 बन रहे हैं, और आपके हिंदी में 40 नंबर आ रहे हैं, 45 नंबर आ रहे हैं। आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी अभी आपके पास बहुत टाइम है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, वो जानते हैं, जिन्होंने ऐसा कर रखा है, वो इंग्लिश मीडियम के थे, हिंदी में उनका हाथ बहुत वीक था, मतलब उनको एक्चुअल में रियल में प्रॉब्लम होती थी, बट बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कमिटमेंट कि भाई मुझे करना है सर, मुझे करके रहना है, मुझे आगे निकलना है, मुझे सर इस बार क्लियर करना है, उन्होंने इतनी मेहनत की है। यू वोंट बिलीव, मैं किसी दिन फ्री होगा तो आपको कुछ चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, आप देख लेना कि उनके नंबर, मतलब आज की डेट में अगर आप उनको फुल लेंथ टेस्ट देते हो तो 55 नंबर आराम से स्कोर कर ले जाएंगे एट एनी कॉस्ट। मतलब अगर 1-2 क्वेश्चन उनके गलत भी हो जाए, अगर वो नींद में पेपर देने जाएंगे तो भी। तो इस लेवल की एक्यूरेसी उनकी आज की डेट में है जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं, प्रैक्टिस इज समथिंग जिसके थ्रू आप आराम से 55+ ला सकते हो, अगर आप उस चीज़ को समझो। और हिंदी में ध्यान रखना, रिवीजन जरूर करते रहना। आप हिंदी में आपके 55 नंबर अभी आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने 15 दिन हिंदी नहीं पढ़ी, बहुत ईजी क्वेश्चन भी चांसेस हैं कि आप गलत कर देंगे। तो जो विलोम शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, ये सब जो इजी टॉपिक हैं, या जो तत्सम तद्भव हो गया, विशेषण विशेष हो गया, इनको रिपीटेड वे में रिवाइज करते रहिए। आप 2-4 दिन नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, हफ्ते में 2 दिन पढ़ लो, हफ्ते में 1 दिन, इकट्ठा 6 दिन आपको कर लेना है, या फिर 15 दिन में 5-6 बार कर लीजिए। वो आप अपने हिसाब से फ्रेम कर लीजिए, लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना है। इतना करोगे तो देखोगे कि जो कट ऑफ है ना RO की, उसको क्लियर करने में बहुत हेल्प मिल रही है, क्योंकि बर्डन कम हो जाता है। GS में आपको पूरा अपना फोकस रखना पड़ेगा कि भाई GS का पहला पेपर है, उसमें मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी में तो कुछ भी हो जाए, कैसा भी पेपर है, 55+ भाई उसमें कर लेंगे, किसी तरह GS अच्छा हो जाए, बस ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और UPPCS में अगर आप हिंदी के क्वेश्चंस को सही कर ले जाते हो, उसमें भी जो व्याकरण का ये जो मेन पोर्शन है ना, यही आता है मेजर। इसके अलावा 1-2 लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, खड़ी बोली वगैरह पूछ लेगा, या यूपी की जो डिफरेंट रीजन्स में लैंग्वेज बोली आती है ना, उससे रिलेटेड पूछ लेगा, कहाँ से वो ओरिजिन है उसकी, वो पूछ सकता है, ये पूछता है बेसिकली। पैसेज आता है आपका 5 नंबर का, बस यही है पूरा हिंदी का। और 23-24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आते हैं, 22 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन से कम नहीं आते। 20 में से 17-18 क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो, सीसेट में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए हिंदी के सेक्शन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। हल्के हल्के में, बहुत कैजुअली लेने से, बहुत लाइटली लेने से चीज़ें गड़बड़ हो जाती है हिंदी के अंदर। हिंदी रिवीजन मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है, जो मैंने आपको अभी पूरा समझाया है गेम। इतना कर लो, चीज़ें दिक्कत नहीं होंगी। जो डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। और यूट्यूब, पहली बार अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अच्छा लगेगा मुझे भी।